इस मूवी की शुरुआत ठीक 2002 से ही होती है, जब रेज वायरस का आउटब्रेक हो गया था। ये वायरस उस नॉर्मल वायरस से अलग है क्योंकि इसका नाम रेज वायरस है, तो ये लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होता है। साथ ही साथ उनको वायलेंट भी कर देता है। इस वायरस की सबसे खास बात यह है कि लोग सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। ये लोगों को पूरी तरह से एक अनकॉन्शियस ज़ोंबी नहीं बनाता, लेकिन उनमें इतना गुस्सा भर देता है कि वो जैसे कोई जानवर हो। तभी हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि टेलीविज़न पर कुछ टीवी शो देख रहे थे। इन सभी बच्चों को कमरे के अंदर इसीलिए रखा गया था ताकि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी से इन्हें बचाया जा सके और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें कभी पता ही ना चले। लेकिन अचानक से बाहर से बच्चों को बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिस वजह से सभी बच्चे बहुत डर गए थे। इन्हीं में से एक बच्चा जिसका नाम जेमी क्रिस्टल था, वो दरवाजे के पास जाके अपनी माँ को बुलाने लगता है। लेकिन तभी वायरस से इन्फेक्ट हुए ज़ॉम्बीज़ कमरे के अंदर आने लगते हैं और बच्चों पर हमला करने लगते हैं। जेमी दरवाजे के पीछे छुप जाता है और इसीलिए वो ज़ॉम्बीज़ से बच गया था। और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसकी माँ उससे ये कहने लगती है कि जेमी, तुम जल्दी से चर्च में अपने पापा के पास भाग जाओ, वो अभी तक इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। क्योंकि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी और वो भी अब जिंदा नहीं बचेगी। जिसके बाद जेमी भागते हुए चर्च के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर चर्च के अंदर ही उसके पापा बैठे हुए थे, जिनसे जेमी पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। उसके पिता इस चर्च के पादरी होते हैं, तो वो उसे ये बताते हैं कि बेटा, ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था और ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए गॉड कर रहे हैं, जैसे कि गॉड उन सब के गुनाह के लिए उनको पनिश कर रहे हैं। वो जेमी को अपना क्रूसीफिक्स देते हैं और कहते हैं कि वो खुद का ख्याल रखे। अब अपने पिता की इन अजीब बातों को सुनकर जेमी को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर वो चर्च के अंदर ही कहीं छुप जाता है कि तभी सभी ज़ॉम्बीज चर्च की खिड़की को तोड़कर फादर को भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर जेमी को जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ से भाग जाता है और अब कहानी यहाँ से 28 साल आगे जाती है। तभी हम छोटे से आइलैंड को देखते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और इसीलिए कोई भी वायरस से इन्फेक्ट हुआ ज़ॉम्बी इस आइलैंड पर नहीं आ सकता। ये जगह सबसे सेफ थी, इसीलिए बचे हुए लोग इस आइलैंड पर रहा करते थे और ज़ॉम्बीज से सेफ थे। अब इस आइलैंड पर सभी लोग मिलकर रहा करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे और क्योंकि ये आइलैंड समंदर से घिरा हुआ था, इसीलिए लोग मछलियां पकड़ के यहाँ अपना गुजारा कर रहे थे और यहाँ के लोग कभी कभी मेन लैंड पर शिकार के लिए भी जाया करते थे। इस आइलैंड पर हम जेमी को देखते हैं और यहाँ उसके अलावा भी बहुत लोग थे, मगर यहाँ पर जो मेन कहानी है वो जेमी और उसके परिवार की है। जेमी अपनी बीवी और बेटे स्पाइक के साथ रहता है। जेमी की बीवी काफी बीमार थी, लेकिन उसकी बीमारी काफी मिस्टीरियस होती है। किसी को भी यहाँ उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था। जेमी अपने बेटे स्पाइक को भी शिकार पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन जब उसकी बीवी ये बात सुनती है तो वो जेमी पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि स्पाइक अभी सिर्फ 12 साल का है और वहाँ काफ़ी खतरा भी है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी होते हैं। लेकिन स्पाइक अपनी माँ से झूठ कह देता है कि वो स्कूल जा रहा है, लेकिन अपने पापा के साथ शिकार पे चला जाता है। फिर स्पाइक सैम से मिलता है जो कि इनके परिवार जैसा ही था। वो बहुत ही बुरा है, लेकिन वो स्पाइक से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो। जिसके बाद स्पाइक अपने पिता जेमी के साथ शिकार पर चला जाता है। यहाँ स्पाइक पहली बार मेनलैंड पर शिकार के लिए जा रहा है, इसलिए बाकी के लोग उससे बहुत ही खुश है। इस आइलैंड से मेनलैंड तक एक रास्ता बना हुआ था। जब समंदर का पानी कम होता था तभी ये रास्ता दिखाई देता था और जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो वो रास्ता पूरी तरह से छुप जाया करता था और यही रीज़न था कि कोई भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा था। जेमी और स्पाइक दोनों को पता था कि 4-5 घंटे के बाद पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा और उतने ही समय में इन दोनों को जाकर वापस भी आना है। स्पाइक पहली बार मेनलैंड पर आया था। अब जेमी और स्पाइक जंगल के अंदर जाते हैं शिकार के लिए। जंगल के अंदर जेमी को एक ज़ॉम्बी दिखता है जो ज़मीन पर रेंग रहा था। जेमी स्पाइक को समझाता है कि ये ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेंग कर अपना शिकार करते हैं और इसीलिए इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पैर नहीं होते, ये भाग नहीं सकते और अगर इनका शिकार करना है तो तुम्हें सीधा इनके गले पर मारना होगा, क्योंकि इनकी स्किन बहुत मोटी होती है। और जेमी अपने बेटे को पहला मौका देता है ज़ॉम्बी का शिकार करने का और जेमी के बताए अनुसार उसका बेटा स्पाइक ज़ॉम्बी के गले पर तीर मारता है, जिस वजह से पहली बार में ही ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है। फिर वो दोनों और आगे बढ़ते हैं और वो रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारे जानवर कहीं पर एक ही दिशा में भाग रहे हैं। शायद वो डर कर भाग रहे थे। ये स्पाइक ने पहली बार देखा था, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्पाइक मेनलैंड देखकर बहुत ही अट्रैक्ट हुआ था। फिर चलते चलते वो दोनों एक पुराने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने काम की चीजें ढूंढने आए थे, लेकिन घर के अंदर उन्हें कोई काम की चीजें नहीं मिलती और तभी एक कमरे से
से उन्हें एक आवाज़ आती है और जब वो दोनों उस कमरे के करीब जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक ज़ॉम्बी मिलता है। उस ज़ॉम्बी को किसी ने उल्टा लटकाया था। जेमी फिर स्पाइक से कहता है कि इसे मार दो, लेकिन स्पाइक इस बार डर जाता है, मगर जेमी के बार-बार उकसाने पर स्पाइक उसे खत्म कर देता है। फिर ये दोनों वहां से निकलकर जंगल में जाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ लाशें मिलती है जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। जेमी जब आसपास देखता है तो वो समझ जाता है कि ये काम किसी आम ज़ॉम्बी का नहीं है, बल्कि रेज वायरस से इन्फेक्ट हुए किसी इंसान का है। जब किसी इंसान में रेज वायरस चला जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। वो समझदार भी होते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली भी बना सकते हैं। इसलिए जेमी अपने बेटे स्पाइक से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। फिर ये दोनों चलते चलते एक खुले मैदान में जाते हैं। अब उन्हें इस मैदान को पार करना है, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ अल्फा ज़ॉम्बीज आ रहे हैं जो कि दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक है। अब ये ज़ॉम्बीज जेमी और स्पाइक के पीछे पड़ जाते हैं। फिर इन दोनों को एक घर दिखता है और ये दोनों उस घर में छुप जाते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्ट हुए लोग इस घर के अंदर भी उनके पीछे आ जाते हैं, जहाँ जेमी बहुत से लोगों को मारता है। फिर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए दोनों उस घर में ही छिप जाते हैं। फिर जेमी अपने बेटे स्पाइक से कहता है कि आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि ना ही उनके पास हथियार है और ना ही वो इतने ताकतवर है कि इन ज़ॉम्बीज से लड़ सके। दूसरी तरफ आइलैंड पर सभी लोग स्पाइक और जेमी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये दोनों अभी तक वापस लौट कर नहीं आए थे। वो दोनों अभी भी घर के अंदर छुपे थे, क्योंकि जेमी को लग रहा था कि ज़ॉम्बीज यहीं कहीं हैं और अगर वो बाहर गए तो वो उन्हें मार देंगे। तभी स्पाइक एक आग जलती हुई देखता है और वो अपने पिता से पूछता है कि यह आग कौन जला रहा है, मगर जेमी कहता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं कभी भी उस तरफ नहीं गया। फिर जब रात में ये दोनों उस घर में सो रहे थे तो बाहर एक जानवर का झुंड वहां से गुजरता है, जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और ये दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और वो बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाती है। जेमी कहता है कि अब तो वहां पर रुक ही नहीं सकते, अब उन्हें तुरंत घर वापस जाना होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि पानी का लेवल अब तक तो ऊपर आ चुका होगा। फिर जेमी ये कहता है कि हो सकता है पानी घुटनों तक ही आया हो, हमें किसी तरह तो वो क्रॉस करना पड़ेगा। फिर दोनों भागकर समंदर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वो रास्ता दिख रहा था, तो वो दोनों रास्ता क्रॉस कर लेते हैं और सेफली उस आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ भाग रहा था। अब उस ज़ॉम्बी को भी इस आइलैंड का रास्ता पता चल गया था। अब उसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो ज़ॉम्बी इनसे ज्यादा तेज था और रास्ते में स्पाइक गिर जाता है। दोनों के पास अब कोई तीर भी नहीं बचा है। वो दोनों ज़ॉम्बी से फाइट भी नहीं कर सकते क्योंकि काफी थके हुए थे, पर भागते हुए फिर भी किसी तरह घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और बॉर्डर लाइन पर आकर चिल्लाकर हेल्प मांगते हैं। फिर दरवाजे के पहरेदार उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वहीं पर वो खत्म हो जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। अब क्योंकि स्पाइक ने पहली बार में ही एक अल्फा ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया था, इसीलिए उसके लिए यहाँ एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी के दौरान स्पाइक ये देखता है कि उसके पिता उसके साथ रहने के बजाय एक लड़की रोजी के साथ कहीं थे, जो कि यहीं की स्कूल टीचर थी, और वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जो कि स्पाइक के लिए काफी शॉकिंग था। अपने पिता को किसी और लड़की के साथ देखकर स्पाइक को बहुत दुख होता है। फिर स्पाइक अपनी माँ के पास चला जाता है। वहाँ पर उसे सैम मिलता है और वो कहता है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए थी, तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए था। फिर स्पाइक सैम को बताता है कि मैंने जंगल में एक जगह पर आग जलते देखी थी, मगर मुझे नहीं पता कि वो आग किसने लगाई थी। फिर सैम कहता है कि ये आग जरूर डॉक्टर कैसोन ने लगाई होगी, वो 30 साल पहले उसका दोस्त था। अब सैम इस बात को तो नहीं जानता था कि डॉक्टर अकेले क्यों रहता है, उन्होंने ऐसा क्यों चुना, लेकिन उसे ये अब पता चला कि डॉक्टर अभी भी जिंदा है। अगले दिन जब जेमी घर वापस आता है तो स्पाइक उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि आप हमें अकेला छोड़ दो, और वो गुस्सा करता है आप दूसरी लड़कियों के साथ बिजी हो और आपने डॉक्टर कैसोन की बात भी मुझसे छुपाई। फिर जेमी कहता है कि वो एक डॉक्टर नहीं है, वो तो एक पागल आदमी है। जब हमने उसे देखा तो वो लाशों को जला रहा था और उनके कंकालों को जमा कर रहा था। उसने हमें देखा और हम बहुत डर गए थे और वहां से चले गए। अगली सुबह स्पाइक आग लगा देता है और सबको कहता है कि वहां आग लग गई है, हमें बुझाना पड़ेगा। ये सुनकर गेट के पहरेदार भी वहां आग बुझाने चले जाते हैं और स्पाइक अपनी माँ को लेकर मेन लैंड की तरफ चला जाता है और वो कहता है कि वहाँ डॉक्टर कैसोन है जो आपका इलाज कर सकते हैं और हम उनसे मिलने जा रहे हैं। अब शाम में स्पाइक और उसकी माँ एक टूटे हुए चर्च की तरफ जाते हैं। स्पाइक अपनी माँ से कहता है कि आप आराम करिए, मैं पहरा देता हूँ, लेकिन स्पाइक एक छोटा बच्चा ही था, उसे नींद लग जाती है और वो सो जाता है। और इस इलाके में कुछ इन्फेक्टेड लोग भी थे जिन्हें इंसानों की बू आ गई थी। तभी बहुत
बहुत से सोल्जर भी इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे थे, लेकिन कुछ सोल्जर्स फाइट के दौरान खुद भी इन्फेक्टेड हो गए थे। लेकिन एक सोल्जर जिसका नाम एरिक था वो बच जाता है और किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। तभी खेतों में से एक ज़ोंबी उनकी तरफ आ रहा था, जिसे स्पाइक बड़ी आराम से मार देता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस इन्फेक्टेड पर्सन की आवाज़ सुनकर वहाँ पर और भी काफ़ी सारे इन्फेक्टेड लोग आ गए थे और स्पाइक और उसकी माँ भागकर एक गैस स्टेशन पर छिप जाते हैं। वहाँ चारों तरफ गैस फैली हुई थी। इन्फेक्टेड पर्सन उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो लोग उन्हें मारने ही वाले थे। वो एक बचा हुआ सोल्जर एरिक आ जाता है और उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। गोली चलाने की वजह से वहाँ पर बड़ा धमाका हो जाता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ गैस फैली हुई थी और सारे इन्फेक्टेड पर्सन ज़ोंबीज जो होते हैं वो मर जाते हैं और स्पाइक और उसकी माँ वहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं। उस सोल्जर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर कैसे निकले। अब ये लोग बातें करते हुए आगे जाते हैं और आराम करने एक जगह पर बैठते हैं। तो इनमें से जो एरिक होता है उसके पास एक फ़ोन था और उसके फ़ोन में किसी लड़की की फ़ोटो थी। यहाँ पर स्पाइक ने पहली बार किसी के हाथ में फ़ोन देखा था और उसको बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है। अब स्पाइक सोल्जर एरिक को बताता है कि उसकी माँ बीमार है और वो उसे लेकर डॉक्टर कैसोन के पास जा रहा है। जब उसका इलाज हो जाएगा तो वो एरिक को भी लेकर अपने आइलैंड पर चला जाएगा, जो कि एक सेफ जगह है और वो वहाँ आराम से रह सकते हैं। अब आगे चलते चलते इनको एक ट्रेन दिखती है और ट्रेन के अंदर से ज़ोंबीज की आवाज़ें आ रही थी। तो इसीलिए स्पाइक की माँ ट्रेन के अंदर देखने जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक इन्फेक्टेड लेडी प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा डिलीवर करने वाली थी। स्पाइक की माँ बिना डरे हुए एक ज़ोंबी लेडी की हेल्प करती है उसकी डिलीवरी करने में, और वो इन्फेक्टेड लेडी एक बच्चा डिलीवर करती है और ये बच्चा बिल्कुल हेल्दी था, उसके अंदर कोई रेज वायरस नहीं था। अब इन्फेक्टेड लेडी उन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी सोल्जर एरिक उस लेडी को गोली मार देता है। फिर एरिक कहता है कि बच्चे को यहीं छोड़ दो, पता नहीं ये बच्चा हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा, हो सकता है कि ये इन्फेक्टेड हो। लेकिन स्पाइक की माँ बच्चे को छोड़ने से इनकार कर देती है। अब वहाँ पर उसी इन्फेक्टेड लेडी का हस्बैंड आ जाता है और वो सोल्जर एरिक को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसकी गर्दन रीढ़ की हड्डी समेत उखाड़ लेता है। ये देखकर स्पाइक और उसकी माँ वहाँ से तुरंत भागते हैं। अब वो ज़ोंबी स्पाइक और उसकी माँ के पीछे पड़ गया था। स्पाइक उस ज़ोंबी पर बहुत सारे तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस ज़ोंबी को उस तीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो ज़ोंबी ऑलमोस्ट इन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और उस ज़ोंबी को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और तब जाके हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर कैसन है। डॉक्टर कैसोन इस ज़ोंबी को सैमसन बुलाया करते थे और वो इन्हें बताते हैं कि वो इन इन्फेक्टेड पीपल का लीडर है, और डॉक्टर इसे सैमसन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनके एक पुराने दोस्त का नाम सैम था, जिसे हमने शुरू में स्पाइक से बात करते देखा था। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि जब तक ये ज़ोंबी होश में ना आए उससे पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो स्पाइक और उसकी माँ को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर वो अकेला ही रहा करता था। और यहीं पर हम एक खौफनाक नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर जेमी ने स्पाइक को बताया था कि डॉक्टर एक पागल इंसान है और वो लोगों को जला रहा था और उनकी खोपड़ियाँ जमा कर रहा था। यहाँ पर वायरस फैलने के बाद जितने भी लोग खत्म हो जाते थे, डॉक्टर कार्सन उन्हें जलाकर उनकी खोपड़ियों का एक टावर बनाया करते थे। वो एरिक के सर की खोपड़ी को भी वहाँ पर अपने साथ लेकर आया था, जिसे स्पाइक बाकी की खोपड़ियों के साथ रख देता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो मरे हुए लोगों को सम्मान दे सके, और फिर वो बताते हैं कि वो काफी सालों बाद किसी इंसान से बात कर रहे हैं। अब स्पाइक उससे अपने माँ की बीमारी की बात करता है। वो डॉक्टर कैसन से कहता है कि मेरी माँ का इलाज करवाना है, लेकिन डॉक्टर कासन कहते हैं कि उनके पास कोई भी टूल नहीं है, कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, तो वो उसे चेक कैसे करेंगे। फिर स्पाइक डॉक्टर कैसन को बताता है कि रास्ते में एक ज़ोंबी लेडी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और मेरी माँ उसे यहाँ लेकर आई है। डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ पानी से ये जिंदा नहीं रह सकेगा, इसे तो माँ का दूध चाहिए होगा। फिर डॉक्टर स्पाइक की माँ को चेक करते हैं। काफी समय चेक करने के बाद वो स्पाइक को बताते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का, इसी वजह से उसकी माँ की मेमोरी लॉस हो रही थी। डॉक्टर कासन कहते हैं कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। फिर उसकी माँ कहती है कि मुझे शक था कि मेरे साथ ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन वो हमेशा ये चाहती थी कि उनके खत्म होने के बाद कोई उन्हें ये बात बताए। और तब जाके स्पाइक समझता है कि उसके पिता किसी और लड़की के साथ क्यों थे, शायद उसके पिता को भी ये सारी बातें मालूम होगी। स्पाइक को समझ में आ जाता है कि अब उसकी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। स्पाइक की माँ उसे गले लगाती है और कहती है कि बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर डॉक्टर कासन उसे एक अलग जगह ले जाते हैं और उसकी माँ को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे मार देते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक आसान मौत थी। कैंसर के पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है सिर्फ इसीलिए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कासन उसकी माँ की खोपड़ी लेकर वापस आते हैं और कहते हैं कि बेटा इस खोपड़ी को तुम वहाँ रख दो जहाँ तुम इसे रखना चाहते हो। और स्पाइक
अपनी माँ की खोपड़ी को सबसे ऊपर रखता है। लेकिन फिर से वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी जिसे डॉक्टर कार्सन ने बेहोश किया था वो होश में आ जाता है और वो उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। अब वो ज़ॉम्बी डॉक्टर कार्सन को पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइक उस ज़ॉम्बी को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और स्पाइक की वजह से डॉक्टर की जान बच जाती है। अब डॉक्टर कार्सन स्पाइक से कहते हैं कि तुम इस बच्चे को लेकर वापस अपने आइलैंड पर चले जाओ, इसे जिंदा रखने के लिए वहां जाना जरूरी है। लेकिन स्पाइक जो है अब वो आइलैंड वापस नहीं जाना चाहता, अब वो इस जंगल में ही रहना चाहता है। डॉक्टर कार्सन उससे कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ वरना ये बच्चा नहीं बचेगा। फिर स्पाइक वापस से अपने आइलैंड के लिए निकल जाता है और वो उस बच्चे को आइलैंड के मेन गेट पर ही लटका देता है ताकि आइलैंड वाले समझ जाए इस बच्चे को स्पाइक नहीं लटाया होगा, क्योंकि इस गेट से बाहर वो ही गया था। फिर आइलैंड के लोग उस बच्चे को देख लेते हैं और उन्हें यही लगता है कि इस बच्चे को स्पाइक ने लटाया होगा। जब ये बात स्पाइक के पिता जेमी को पता चलती है तो वो तुरंत ही मेनलैंड की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जब तक पानी का लेवल बढ़ गया था और इसलिए वो ये रास्ता क्रॉस नहीं कर पाते और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी बीवी और उनके बेटे के साथ क्या हुआ होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि स्पाइक उस जंगल में अकेला बैठा है, वो इस जंगल में अकेला ही रहना चाहता था। मेनलैंड के अंदर और भी ज्यादा अंदर जाने का वो प्लान करता है। तब तक 28 दिन बीत जाते हैं, फिर कुछ ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं और स्पाइक कुछ ज़ॉम्बीज को मार भी देता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है उसे रास्ता बंद मिलता है। अब वहाँ काफी सारे लोग आ गए थे और उनमें से एक लड़का भी था जिसने काफी सारी गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाला लड़का जेमी कृष्णर था, जिसने अपना खुद का एक कल्ट बना लिया था। ये लोग टेलीटबी स्टाइल में थे क्योंकि बचपन में इन्होंने वही शो देखा था और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं देखा। ये सब दिखने में नॉर्मल नहीं लग रहे थे और उसने स्पाइक को तीर चलाते हुए देख भी लिया था और स्पाइक का निशाना देखकर जेमी स्पाइक से बहुत खुश था और फिर वो स्पाइक से ये कहता है कि तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। और हम देखते हैं कि जेमी के जो साथी थे वो भी काफी वियर्ड टेलीटबीज स्टाइल में थे और वो बाकी के सारे लोगों को आसानी से मार देते हैं और उसके बाद में स्पाइक भी उन्हीं के साथ निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।